Hello students. In the last class we have discussed about simple interest. सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हमको ये पता था कि जो रेट होगा वो कांस्टेंट होगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. नाउ मूविंग ऑन टू कंपाउंड इंटरेस्ट. क्या कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट? इट मीन्स दैट द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ वन पीरियड बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट पीरियड. कहने का मतलब ये है कि अगर एक साल में कुछ आपको अमाउंट गेन हुआ है, अमाउंट मतलब कि इट इज़ द समेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अगर आपको अमाउंट गेन हुआ है, सो आने वाले नेक्स्ट ईयर में उस पे जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगेगा दैट विल बी नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड का बेसिक मीनिंग होता है टू कंबाइन. ठीक है, वी टेक द इंटरेस्ट जॉइंटली ओवर हेयर. ठीक, मतलब जो अमाउंट आपका एक साल के आखिर में आपको मिला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के फॉर्म में, नेक्स्ट ईयर के लिए वो अमाउंट, वो टोटल अमाउंट क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल. और वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जो होगा नेक्स्ट ईयर के लिए इट विल बी कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल. मान के चलिए कि अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं फॉर अ पर्टिकुलर ईयर और उस पर 10 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 10% के हिसाब से. सो जब साल के आखिर में आपको 110 रुपये मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट, नेक्स्ट ईयर के लिए अब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा इट विल बी ऑन 110 रुपीज़. मतलब 110 का 10% इंटरेस्ट आपको मिलेगा, विच मीन्स दैट यू विल गेट 11 रुपीज़ एक्स्ट्रा. ठीक है, अगले साल के लिए आपको 11 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ पे. सो कहने का ये मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ नथिंग बट इट इज़ द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. जब सिंपल इंटरेस्ट पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पड़ता है और आने वाले साल में सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट उसमें ऐड ऑन होता जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कंपाउंड इंटरेस्ट. दिस गोज ऑन टिल द टोटल टाइम पीरियड फॉर विच कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड. जितने साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, जितने साल तक के लिए लोन ले रखा होगा आपने, लेट्स से फॉर 5 ईयर्स, तो 5 साल तक कंपाउंड इंटरेस्ट लगता रहेगा. पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट फॉलो होगा, उसके बाद से फिर कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर नेक्स्ट आने वाले सालों में लगता रहेगा. दिस पीरियड इज़ कॉल्ड द पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग और कंपाउंडिंग इंटरवल. क्या बोलते हैं इसको? इट इज़ अ पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग. मतलब यू आर गेटिंग द इंटरेस्ट ओवर द इंटरेस्ट, यानी ऐड ऑन हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है. और इस पर्टिकुलर टाइम को क्या कहेंगे? लेट्स से अब हमने मान रखा है 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स विल बी योर कंपाउंडिंग इंटरवल. ना कंपाउंड इंटरेस्ट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? जस्ट लाइक सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे भी सारे के सारे फैक्टर्स लगभग सेम है. दैट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? वो इंटरेस्ट जो हमको चार्ज किया जा रहा है अगर लोन लिया है तो, या फिर वो इंटरेस्ट जो हमको मिलेगा अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो. ठीक, दो ही क्राइटेरिया होते हैं वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट में. ईदर यू हैव बोरोड मनी और यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी. सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ व्हाट? The rate of interest is the amount of extra money that you are getting on your investment or on your loan. You will be paying that amount. Time period, जितने समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट किया है या फिर जितने समय तक के लिए आपने लोन बोरो किया है बाहर से. प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है? इट इज़ द ओरिजिनल अमाउंट जो आपने एक साल जो आपने स्टार्टिंग में लिया था या जो आपके पास था वो अमाउंट. बट मैंने अगेन बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में प्रिंसिपल ऑलवेज चेंजेस, बट इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट रहता था. अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये ही रहेगा हर साल के लिए. बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, द प्रिंसिपल चेंजेस. क्यों चेंज होता है? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ता जाता है हर साल के लिए. एंड द प्रिंसिपल इंक्रीजेज बाय द इंटरेस्ट अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच पीरियड. वही कहने का मतलब है कि द प्रिंसिपल ऑलवेज इंक्रीजेज एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर या फिर ईच पर्टिकुलर ईयर. इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड इज कैलकुलेटेड ऑन द इंक्रीज्ड प्रिंसिपल.
कह रहे हैं कि जो अगले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो बढ़े हुए प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि दैट इंक्रीज प्रिंसिपल इज द समेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले साल का जो भी आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल होगा उसको ऐड करने के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल के तौर पे काम करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया था, 100 रुपये इन्वेस्ट किया मान लो 2021 में, ठीक, साल ख़त्म होते ही आपको 10% के हिसाब से 110 रुपये मिलेंगे। अब 110 रुपये आप अगले साल यानी 2022 में इन्वेस्ट करेंगे और 22 के लिए ये जो अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वाला यानी 110 रुपीज़, इट विल बी कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल। सो मूविंग ऑन, it means that principal plus interest of one period becomes the principal for the next period. This goes on till the total time period on which the compound interest is calculated. जब तक वो टाइम पीरियड आपको अलॉट किया गया है 5 ईयर्स का, 6 ईयर्स का या 10 ईयर्स का, तब तक ये इंटरेस्ट जो है ये चलता रहेगा, तब तक ये कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता रहेगा उसके ऊपर। दिस पीरियड इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग। आई थिंक इट हैज़ बीन ओके फाइन nonetheless, yeah. At the end of each such period, the accrued interest is added to the principal and this becomes the principal for the next interval. Accrued interest मतलब कि जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया है, जो इंटरेस्ट आपने कमाया है वो ऐड हो जाएगा और यही अगले साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। इन अदर वर्ड्स, इंटरेस्ट अर्न्स इंटरेस्ट। कहने का मतलब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। सम कॉल इट री इन्वेस्टिंग और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। इसको री इन्वेस्टिंग भी कह सकते हैं। री इन्वेस्टिंग बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आप जब आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स को बांटते नहीं हैं, उसको अपने ही बिजनेस में दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं टू अर्न मोर प्रॉफिट। या फिर क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव क्या होता है, वी जस्ट कीप ऑन एडिंग द थिंग्स, एडिंग द अमाउंट ऑफ मनी, और फर्दर फ्यूचर में जाके वो हमको टोटल जो ग्रॉस अमाउंट होता है वो बढ़ के मिलता है। आई विल कंपेयर द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और आपको वो चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी कैसे क्या होता है। इट मीन्स द अक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट लीनियर बट एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे चीज़ देखने वाली है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो भी इंटरेस्ट अर्न करते थे इट फॉर्म्स द लीनियर ग्राफ, इट फॉर्म्ड द लीनियर ग्राफ, हमेशा लीनियर ग्राफ फॉर्म होता था। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल जो होता था आपका हमेशा सेम रहता था, प्रिंसिपल कभी बदलता नहीं था, दैट इज़ वाई इट वॉज लीनियर। बट इस केस में क्या है, इट इज़ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या है, पावर के फॉर्म में इंक्रीज होता है कोई चीज़, ठीक है। यहाँ पे जो रेट होता है इंक्रीमेंट का वो कहीं ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सिंपल इंटरेस्ट। द कंपाउंडिंग में भी ईयरली और हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली और कंटिन्यूस, इनफाइनेटली कंपाउंड, मतलब कि कोई टाइम लिमिट नहीं है और जब तक चाहे कंपाउंडिंग हो सकती है, ठीक है। सो जैसा कि बता रखा है यहाँ पे कि इट कैन बी एनी टाइप ऑफ, इट कैन फॉलो द एनी टाइप ऑफ रूल। इट कैन बी ईयरली और 6 मंथली बेसिस और 3 मंथली बेसिस, या फिर मंथली भी हो सकता है, एक साल एक हफ्ते का भी कंपाउंडिंग हो सकता है और डेली बेसिस पे कंपाउंडिंग हो सकती है यहाँ पे। नाउ लुक एट दिस कंपैरिजन। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि अगर 10% आपका दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बिहेवियर होता है। जस्ट अंडरस्टैंड, प्रिंसिपल देखिए यहाँ पे अंडर द सिंपल इंटरेस्ट हेडिंग, प्रिंसिपल आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, प्रिंसिपल कभी भी आपका बढ़ेगा नहीं यहाँ पे। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो कांस्टेंट, इट इज़ इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सो पहले साल के लिए भी यू हैव द सेम अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एज वेल एज सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर के लिए भी यू हैव 100 रुपीज़ एज अ प्रिंसिपल एंड 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे करके मान लीजिए कि आपने 8 साल तक का इन्वेस्टमेंट किया है एंड योर प्रिंसिपल वॉज 100 रुपीज़ और आपको उस पर इंटरेस्ट मिला है 80 रुपये का, ठीक है। यू आर गेटिंग 80 रुपीज़ इंटरेस्ट आफ्टर द 8 ईयर्स। बट अगर इसी को हम समझें कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म से, तो वहाँ पे क्या है, यू कैन सी
पहले साल में प्रिंसिपल था 100 रुपये और उस पर इंटरेस्ट पड़ा था 10 रुपये का, यानी 10% के हिसाब से। सेकेंड ईयर में जो इन्वेस्टमेंट होगा यानी 100 + 10 110 रुपीज़, सेकेंड ईयर में 110 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा और उस पर फिर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, दैट विल गिव यू 11 रुपीज़। यहाँ पे देखने वाली ये चीज़ है कि प्रिंसिपल भी बढ़ा है और साथ ही साथ इंटरेस्ट अमाउंट भी बढ़ गया है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट ही है। ठीक है, 10% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल भी बढ़ा है, प्रिंसिपल भी बढ़ा है और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कांस्टेंट है। ध्यान रखिए, मैं अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, रेट की नहीं। रेट कांस्टेंट रहेगा बट अमाउंट जो होगा इंटरेस्ट का वो बढ़ रहा है, यहाँ पे 10 से 11 पहुँच गया है। तीसरे साल में अगेन 110 + 11 विल गिव यू 121। 121 रुपये पे अगेन अब 10% लगा देंगे तो 12.1 हो जाएगा यहाँ पे। और चौथे साल में जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे दैट विल बी 121 + 12.1 रुपीज़, यानी 133.1 रुपी। तो जैसा ट्रेंड चल रहा है इसमें कि इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स, इन द अपकमिंग ईयर्स, both the principal amount and interest amount is increasing and the rate of interest is constant। 10% का ही है, लेकिन प्रिंसिपल भी बढ़ रहा है और इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स, 8 साल ख़त्म होते ही हमको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 114.5 रुपीज़। ठीक, अब अगर कंपैरिजन करें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, सो सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर इन्वेस्ट किया होता तो हमको मिला होता 80 रुपीज़, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे हमें मिला है 114 रुपीज़। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू अमाउंट्स। सो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम किसी ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें जहाँ पे कंपाउंडिंग फैक्टर अप्लाइड हो, वहाँ पे क्या होगा, वी विल अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, वी विल गेट हायर रिटर्न। I will just try to explain you with with a kind of graph. Just see this. यहाँ पे जो आपकी ग्रीन लाइन है that is the part of simple interest which is the constant on 10। क्या है यहाँ पे, it is a constant, it is a form of linear, इसी को बोलते हैं कि it is a form of linear representation। सिंपल इंटरेस्ट में जब भी इन्वेस्ट करेंगे you will get a kind of linear रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब वहीं हमने कंपाउंडिंग फैक्टर के साथ इन्वेस्ट किया है, कंपाउंडिंग रेट अप्लाइड हुआ है वहाँ पे, सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इट इज़ इंक्रीजिंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। you can see there is a reasonable difference between two type of rate of interest, simple and compound rate of interest। और अगर बात करते हैं अमाउंट की, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट के केस में देन ऑल्सो द अमाउंट वाज इंक्रीजिंग बट इट इज़ इन द लीनियर फॉर्म। देख सकते हैं कि सीधी लाइन के फॉर्म में वो इंटरेस्ट जो होगा अर्न हुआ होगा। ठीक है, मतलब जब उसको रिप्रेजेंट करोगे इन द ग्राफ में, ग्राफ के अंदर, तो यू विल गेट अ लीनियर ग्राफ। बट इन केस ऑफ कंपाउंड यू विल अगेन गेट अ काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ, जहाँ पे इंक्रीमेंट जो होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सिंपल इंटरेस्ट फैक्टर। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + I, I और R both are same things। I stands for rate of interest अपॉन 100, I हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में होता है इसलिए अपॉन 100 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैं बताऊंगा इसके बारे में भी आपको। मल्टीप्लाइड टू द पावर टाइम इनटू कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे समझो क्या है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। N स्टैंड्स फॉर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो इसका मतलब क्या है कि साल में 2 बार इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, 6 महीने पे एक बार, फिर अगले 6 महीने पे एक बार, तो 2 बार कंपाउंडिंग यहाँ पे हो रही है। ठीक,
अगेन इफ इट इज़ क्वार्टरली कंपाउंडेड, इसका मतलब क्या है कि हर 3-3 महीने पे लगेगा, यानी 4 बार वो कंपाउंडिंग होगी। 3 महीने पे एक बार इंटरेस्ट लगा, जो प्रिंसिपल इकट्ठा हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, फिर उस पर अगले 3 महीने बाद लगेगा इंटरेस्ट कंपाउंडिंग लगेगी, फिर अगेन जो उस पर पैसा इकट्ठा हो जाएगा आपका 6 महीने बाद, फिर अगेन 3 महीने बाद उस पर फिर कंपाउंडिंग लगेगी। कहने का ये मतलब है कि हर 3-3 महीने पे कंपाउंडिंग लगेगी अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल रहा है तो। अगेन इफ इट इज़ ऑन मंथली कंपाउंडिंग, अगर मंथली कंपाउंडिंग है तो हर महीने यानी साल में 12 बार कंपाउंडिंग होगी। 12 महीने हैं तो 12 बार कंपाउंडिंग होगी, ठीक है। सो एन स्टैंड्स फॉर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम्स कोई अमाउंट खुद को कंपाउंड कर रहा है, उसमें एडिशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। सो आई स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई या फिर आर बोथ आर सेम थिंग्स। टी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड। एन कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी मैंने बता दिया, जितनी बार कोई पैसा रेगुलेट होगा, जितनी बार कोई पैसा कंपाउंड होगा उसको बोलेंगे कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल एंड ए फॉर अमाउंट, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या कहता है आपका, P1 + R/100। अब यहाँ पे मैंने बताया था पहले आपको जब मैं पढ़ा रहा था सिंपल इंटरेस्ट, उसमें क्या था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है तो जस्ट कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, ठीक है। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल यानी 0.15। अगर 25% है तो 0.25, अगर 23% है, 23% है तो 0.23, ठीक। डिवाइड बाई एन, एन क्या है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। अगेन एग्जाम्पल के तौर पर समझो इसको कि अगर हमने कहा कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट लग रहा है और हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे लग रहा है, तो क्या करेंगे, 1, जैसे मान लो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, सो 1 + 10/100 दैट इज़ 0.1, ठीक, दैट इज़ 0.1 यानी 1.1 हो जाएगा वहाँ पे। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, जितने टाइम्स वो पैसा कंपाउंड होगा। हाफ ईयरली है तो साल में 2 बार कंपाउंड होगा, मतलब 1.1 डिवाइड बाय 2, 2 बार कंपाउंड हो रहा है पैसा, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर इसको रेज़ टू द पावर टी, टी इज टाइम, टाइम कितना है 1 साल का, 1 × कितनी बार कंपाउंड हो रहा है 2 बार तो 2। सिंपल सा तरीका क्या है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, डेली कुछ भी आए, जितनी बार कंपाउंडिंग हो रही होगी रेट को उतने से डिवाइड करो और टाइम को उतने से मल्टीप्लाई करो, यही कॉन्सेप्ट है बस इसमें, ठीक है। रेट को उतने अमाउंट से या फिर उतनी कंपाउंडिंग फैक्टर से डिवाइड करिए। अगर मान लो यही होता है कि द अमाउंट इज़ बीन कंपाउंडेड मंथली, तो साल में 12 बार कंपाउंड होता, रेट को हम 12 से डिवाइड कर देते और टाइम को 12 से मल्टीप्लाई कर देते, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना होता कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक। सो जस्ट वेट अ सेकेंड, yeah, that's it. It is for today. If you have any doubt, you can just ask me in the comment section or WhatsApp group. So यहाँ तक हमने फॉर्मूला कर लिया है. From tomorrow we are going to start some questions of this particular chapter. In case if you have any doubt, you can just ask me. For today, thanks a lot.